आज हम इस अध्याय में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ेंगे। अब ये एक सांख्यिकीय मापक है, सांख्यिक जो गणित उसमें क्या है, इसके मापक है। जो भी आपको प्रयोग दिए जाते हैं, प्रयोग में जो परीक्षण होते हैं, उस परीक्षण के अपन है यानी मध्य की मान निकालते हैं या केंद्र के मान निकालते हैं। वो मान है यानी किस प्रकार से निकालते हैं, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको कहा जाता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वह मान होता है, वह मान होता है जो किसी प्रयोगी प्रेक्षणों में या आंकड़ों के समूह में, किसी प्रयोग के प्रेक्षणों में या आंकड़ों के समूह में एक मध्य का मान होता है। मान होता है मध्य का मान होता है। अब वो जो पूरे आंकड़ों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अब उसी मान से हमें ये पता चल जाता है कि इसके आगे कितने हैं, पीछे कितने हैं। अब उन्हीं को ये क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, या दूसरे शब्दों में समझे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मान होता है जो किसी प्रयोग के समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। वह मान है न तो न्यूनतम मान होता है, नहीं अधिकतम मान होता है, वह उन्हें समूह का मध्य का मान होता है। मान होता है मध्य का मान होता है, या मध्य के मान का आसपास का मान होता है, एकदम निकट का मान होता है। उसको क्या कहते हैं अपन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य। दूसरा इसका सीधा माप के साथ में क्या लिख सकते हैं अपन, मापक लिख सकते हैं और माध्य भी लिख सकते हैं। अब ये इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, तो कितने श्रेणियों में बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। अब पहले जो श्रेणी में आते हैं वो तो आता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, और दूसरा गुणोत्तर माध्य, और तीसरा हरात्मक। पहली श्रेणी में कौन सा है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य या हरात्मक माध्य। और जो दूसरी श्रेणी में आते हैं इसको स्थिति संबंधी माध्य बोलते हैं। उसमें एक तो आता है माध्य या माध्यिका, और दूसरा क्या होता है बहुलक। अब इसमें अपन आते हैं ये जो आगे अपन नाम बताए उनका नहीं करेंगे, इन्हीं तीन का इनका अपन गणना सही थी, संपूर्ण अध्ययन करेंगे ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास समांतर माध्य। कि समांतर माध्य किसको कहते हैं, तो जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा है औसत, क्या कहते हैं, औसत को समांतर माध्य का। अब दूसरा क्या आता है कि समांतर माध्य दिए गए आंकड़ों का वह मान होता है, समांतर माध्य दिए गए आंकड़ों का वह मान होता है जो उस प्रयोग के समस्त आंकड़ों के मानों के योगफल में उन आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे आपके पास किसी प्रयोग में 10 आंकड़े से 3, 5, 7, 9, 13, 15, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ऐसे 10। अब इसका समांतर माध्य क्या होगा, इन्हें समूह है तो समूह ये पूरा हो गया, समूह के आंकड़ों के मानों के योगफल, अर्थात इन सब का योगफल कर देंगे। सब क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, इन्हें समांतर माध्य वह मान होता है, समांतर माध्य वह मान होता है जो किसी समूह के आंकड़ों के मानों के योगफल में उन आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। ये सब कितने हुए, 10 हुए, तो 10 का भाग देंगे। अब जो हमारे पास मान होगा वही क्या होगा, समांतर माध्य होगा। सबसे समांतर माध्य किसको कहते हैं, किसी समांतर माध्य वह मान होता है किसी समूह के आंकड़ों के मानों के योगफल में उन आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं, समांतर माध्य, या फिर इसको एक बार माध्य भी कहा जाता है। आगे समांतर माध्य है वो 3 तरीके से किया जाता है। समांतर माध्य को 3 तरीके से, एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी किसको कहेंगे,
व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी किसको कहा जाता है? अर्थात जो भी अपने 9th क्लास में पढ़ के आएंगे प्रारंभिक आंकड़े, तो प्रारंभिक तो प्रारंभिक आंकड़े और द्वितीय या गुण आंकड़े। तो जिस प्रयोग में प्रारंभिक आंकड़े लिए जाते हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति उसको इकट्ठा करता है, कोई भी व्यक्ति उसको इकट्ठा करता है, उन्हें इकट्ठे किए गए आंकड़ों को अपन उनका समांतर माध्यक कैसे कराता है। कोई भी आदमी जैसे एक क्लास में अपन एक अध्यापक है, वो बच्चों का भार इकट्ठा किया, अब बाद में कह दिया गया कि इस भार का समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए, तो वो जो भार होगा या जैसे यहाँ कह दिया गया ये एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के 20 प्राप्तांकों में से नंबर आए हुए हैं, वो सब प्राप्तांकों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसे आपको दिए गए तब वो कहलाती है व्यक्तिगत से, ऐसा कोई व्यक्ति उसको एकत्रित करता है, संग्रह करता है। अब वैसे आंकड़ों का अपन क्या करते हैं? समांतर माध्यक ज्ञात करते हैं। तो उसके समांतर माध्यक का मतलब क्या होगा? समांतरिक माध्यक बराबर तो उसका अपन जो गणना करेंगे वो कैसे करेंगे? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। या वही आपको जैसे 9th क्लास में बताया था विचरणों का योग बटा विचरणों की संख्या। उसे आंकड़ों को कभी आंकड़े कह देते हैं, कभी विचरण कह देते हैं, कभी प्रेक्षण कह देते हैं। तो आप इन सब को अपन क्या करेंगे? जोड़ के उसमें भाग दे देंगे, तो वो क्या रहेगा? हमारा समांतर। कौन सी रहेगा? जब व्यक्तिगत श्रेणी का अपन लिखा। और व्यक्तिगत श्रेणी का दूसरा शब्द में आपका क्या कहा जाए कि ये कहा जाए कि जब आपको केवल विचरण दिए गए, जब केवल विचरण या आंकड़े ही दिए गए हैं तो उनका आप समांतर माध्यक ज्ञात करोगे। किसके ज्ञात करोगे? आंकड़ों के योग के आंकड़ों की संख्या का भागे दे दोगे। दूसरा आता है असमूहित, असमूहित या अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बंटन का समांतर। इसमें लग जाता है कि आपको एक तालिका दी जाती है, तालिका में जैसे आपको ऐसे तालिका दी, यहाँ तो यदि ऐसे प्राप्तांक और यहाँ दे दिया छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब प्राप्तांक में जैसे 10 नंबर का टेस्ट है, उसमें कह दिया कि 1 नंबर का यदि 0 नंबर प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी थे, 1 नंबर प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी हैं, 2 नंबर प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं, 3 वाले 6 विद्यार्थी हैं, 4 वाले 5 विद्यार्थी हैं और 5 नंबर वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो अब ये जो है वो भी समूहित या अवर्गीकृत बंटन, बंटन तो मतलब बारंबारता सारणी। ये समूहित मतलब समूह नहीं होना चाहिए, समूह नहीं होना चाहिए, समूहित मतलब या अवर्गीकृत का वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए। तो उनका अपन समांतर माध्यक ज्ञात करेंगे। तो ये भी आप 9 भी ज्ञात करते हैं, तो उसका समांतर माध्यक ज्ञात आता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा। ये उसको रहता है इसमें ऐसा ही है। और इसका मतलब क्या है? एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। अक्सर मतलब कोई विचरण या आंकड़े या प्रेक्षण है। अब इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ कोई चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है? बारंबारता तथा विचरण के गुणनफल। अब यहाँ जो सिग्मा शब्द है, ये सिग्मा का क्या होता है? योग। क्या होता है इसका? योग। तो अब यहाँ क्या हुआ? बारंबारता तथा विचरण के गुणनफल का योग। अब नीचे क्या हुआ? बारंबारताओं का योग। तो जब आपको क्या कहते हैं? समूहित या अवर्गीकृत बंटन है आपके पास कोई तालिका है और उसका आपको समांतर माध्यक ज्ञात करना है, तो वो समांतर माध्यक किसे निकालेंगे? किसे निकालेंगे? ये इस सूत्र के द्वारा अपन गणना करेंगे। उसका मतलब क्या होता है? बारंबारता तथा विचरणों के गुणनफल का योग बटा बारंबारता का योग। और ये जो इस तरीके से निकालेंगे उसको इन्हें जो समांतर माध्यक निकालेंगे उसको कहेंगे अपन प्रत्येक विधि से माध्यक ज्ञात। कौन सी विधि होगी? वो प्रत्येक विधि से। अर्थात अब अपन जो समांतर माध्यक ज्ञात करेंगे वो 3 विधियों से निकाल देंगे। अब इस तरह अपन जो गणना करेंगे तो वो क्या करेंगे? कौन सी विधि से
करके प्रत्येक विधि से की जाएगी। अब दूसरी जो इन्हीं का समांतरवाद आपको ज्ञात करना होगा तो वो एक होती है विचलन विधि। विचलन विधि, अब विचलन विधि को अपन कल्पित विधि भी कहते हैं, कल्पना करके कोई मान लेते हैं और उसके बाद में करते हैं। अब इस विचलन विधि से जब अपन करेंगे तो गणना करेंगे तो उसका सूत्र होगा a प्लस सिग्मा डी बटा सिग्मा। अब ये सूत्र आपके लिए नया होगा, ये दो सूत्र आपके 9th क्लास में आए थे, ये भी आया था और ये भी आया था, और इसका अपन सांकेतिक कैसे लिखा था, सिग्मा बटा है, लिखा था नहीं अपन। अब जब आपको ऐसे लिखा था जब आपको केवल विचलन दिए गए हो, जब केवल विचलन दिए गए हो तो माध्य बराबर सिग्मा बटा n। और दूसरा ये कब क्या था, जब आपको विचलयों की बारंबारता दी गई हो, विचलयों की बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा f बटा सिग्मा n, अर्थात विचलनों तथा बारंबारताओं के गुणनफल का योगफल बटा बारंबारताओं का योगफल। अब जो अगली विद्यालय पर विचलन विधि है वो आपके लिए है, और विचलन विधि का अपन जो इसके साथ अब आपको समांतरवाद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसका सूत्र क्या होगा, a प्लस सिग्मा f बटा सिग्मा f। अब a का मतलब यहाँ होगा कल्पित बात या कल्पित बात जो आप उसमें लोगे, और f का मतलब वही है बारंबारता, d का मतलब होगा यहाँ विचलन, होगा विचलन, और इसी d का मान आप कैसे निकालोगे, वो निकालेंगे आप d का मान हो x माइनस 6, x माइनस। अब x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, x को जो ये होते हैं ना वो वैसे चला दे सारे, क्या कहते हैं वो विचलन, उसको सब x कहते हैं, और d का मतलब क्या होता है आपको, काल्पनिक मान। अपन जो भी a का मतलब जो भी काल्पनिक मान लिए, जैसे इसमें से कोई मान लिया 2 है, ले लिया अपन ने 2, तो यहाँ आगे इसमें d का मान निकालो तो d का मान कैसे निकलेगा, इसमें x माइनस 6, x के मान तो ये सारे हैं, ये जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब d का मान अपन क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, इन सब में 2 घटाएंगे, क्या करेंगे अपन 2 ऐसे घटाएंगे, तो 2 सब में घटाए तो इसमें क्या बच गया, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, ये जो सारे मान है वो किसके मान आ गए, d के मान, और d के मान मतलब विचलन का मान आ गया, क्या गया। अब ये d के मान के बाद में यहाँ है क्या है, बारंबारता है, अर्थात ये जो दूसरा टर्म है वो बारंबारता है। अब इनको इससे गुणा करेंगे, जो ये आए ना मान उसको इससे गुणा करेंगे, उनका बाद में टोटल करेंगे, और टोटल में वही किसका भाग देंगे, यहाँ जो बारंबारता है उसका योग का भाग, तब ये कौन सी विधि से आ जाएगा, विचलन विधि से आ जाएगा। जो तीसरी विधि है इसी का गणना करने के लिए होगा पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, इसको साथ में कुछ नाम पद विचलन विधि दिया जाता है। अभी तो इसके आप क्या बोलते हैं, माने पद विचलन विधि, कई बार क्या बोलते हैं पद विचलन, पद के स्थान पर गैर लगाते हैं। आगे इनका जो है उससे अपन जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा f u बटा सिग्मा f गुणा h गुणा h। अब इसमें जो ये तो वही काल्पनिक मान है, जैसे उसमें वही f का वही है। अब इसमें u आया तो u का मान आपको गणना करना होगा, और u का मान होता है x माइनस a बटा h, इसे बात करते हैं x माइनस a बटा h। अब x माइनस a तो जो आप निकाला था यहाँ से वो होगा। आगे h का मतलब क्या होता है, जो भी आपको यहाँ इसमें दिए जाते हैं और उसमें कोई सार्वभौमिक गुणनखंड, और सार्वभौमिक का मतलब हम बात करते हैं सार्वभौमिक किसको कहेंगे, जिसका सब में भाग जाता है, जिसका सब में भाग जाता है, वो वहाँ h का मान क्या होगा, h का मान वो इस प्रकार से अपन निकालेंगे। अब निकाले मान वो मान यहाँ रख देंगे। अब नीचे वही बारंबारता हो गए, यहाँ वही सार्वभौमिक गुणनखंड रहेगा, सार्वभौमिक जो विचलन होंगे उस के मान में क्या होगा, सार्वभौमिक गुणनखंड। जैसे यहाँ सब में इसमें एक का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, जो बात है यहाँ सब में एक का भाग ही जाएगा, तो यहाँ ऐसा मान एक ही। ऐसे यहाँ पे आगे 2 4 6 8 10 12 उनमें कौन आ रहा है, सार्वभौमिक 2 आ रहे हैं, 2 का सब में भाग जा रहा है। ऐसे 5 10 15 20 25 ही आ गए तो इस सब में 5 का भाग जा रहा है, 10 20 30 40 50 60 आ गए तो सब में 10 का भाग, तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, h का मान होगा।
इस प्रकार से जब आपको कौन से में समूहित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो तीन विधियों से ज्ञात करेंगे। पहली विधि है प्रत्येक विधि जिसका सूत्र है, दूसरी विधि है विचलन विधि जिसका सूत्र है, और तीसरी विधि ये है जिसका सूत्र है। अब बाकी अपन गणना में पूरा इसका विस्तार कोई गणना करेंगे तो उसका विस्तार करेंगे। अब तीसरा जो निकाल जो करते हैं वो है समूहित या वर्गीकृत बंटन का समांतर माध्य अपन कैसे करते हैं तो वो भी ज्ञात करेंगे। तो सब वर्गीकृत का मतलब समझते हो ना इसे, जैसे आपके पास ये आएगा कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, अब बाद में 25 से 30। ऐसे आपको वो टेस्ट है उनके जो 30 नंबर का दिया जाएगा 30 नंबर का टेस्ट दिया जाएगा। उसमें पहले जो आपको दे रहा है कि 0 से 5 नंबर वाले कितने साधन आए, 0 से 5 वाला शब्द है ना कि 1 2 3 4 यहाँ तक कितने नंबर आए 5 है। फिर 5 से 10 कितने आए 7 है। 5 से 10 का मतलब 5 6 7 8 10 नहीं है उसमें 7 10 तो आगे वाले में हो जाएगा। फिर 10 से 15 कितना गया 8 हो गया। अब 15 से 20 कितने आया 6 दिनों आया। अब 20 से 25 कितने गया 5 गया। 25 से 30 कितने गया 3 गया। तो इसका अब ये जो करेगा वो कहलाएगा वर्ग या समूह। क्या कहेंगे अपन इसको वर्ग या समूह कहेंगे। तो अब इसका मतलब है समूह या वर्गीकरण से बंटन परमार्था बंटन का समांतर माध्य किसका। अब ज्ञात करने के सूत्र तो यही होंगे, लेकिन ज्ञात करने का तरीका होगा उसमें सबसे पहले अपन ये करेंगे कि यहाँ जो भी वर्ग दिया जाएगा उसका मध्य मान निकालेंगे, उसका मध्य मान निकालेंगे। और ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड क्लास में आए तो 10th क्लास है उसमें क्या करते हैं इस प्रकार के आते हैं वो तो दोनों आपने पहले अध्ययन कर चुके हो। और उनका तो आएगा नहीं, आपको जो बोर्ड क्लास में उनके से आएंगे कि वर्गीकृत जो भी है या समुच्चय परमार्था बंटन सारणी है उसके आपको प्रश्न दिएगा उसी का हल कराना होगा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे इस यहाँ जो वर्ग दे रखे हैं उसका मध्य मान निकालो। मध्य मान निकालना कैसे होता है जितनी को संख्या होती है उसको त्रिज्या भाग दे देते हैं। तो यहाँ कितनी संख्या है दो संख्या है, यही संख्या दे रखी आपको तो दोनों को जोड़ देके दो का भाग करते वो विचर का मान है। जहाँ 0 5 हो गए 5 आ गए 5 से 2 का भाग लोगे 2 और 5। ऐसे ही 5 और 10 जोड़े 15, 15 में 2 का भाग करोगे 7 और 5। अब इन्हें 10 और 15 जोड़े 25, 25 में 2 का भाग करेंगे 12 आ गया यानी 12.5। ऐसे ही आगे जोड़ोगे 35 है 35 में 2 का भाग करोगे 17.5। इन आगे इसको जोड़ोगे 45 है 45 में 2 का भाग करोगे 22.5। अब आगे इसको जोड़ोगे 55 आगे 55 में 2 का भाग करोगे आ जाएगा 27.5। वो यहाँ आपको मान निकालना वो होगा अक्ष। अक्ष क्या है ना इसमें जहाँ भी अक्ष आ रहा है उस अक्ष का मान यहाँ जो भाग अभी ऊपर है उसमें अक्ष ये बार वाले का शुरू का आ गया लेकिन अब की बार वो शुरू वाला अक्ष नहीं है दो संख्या आ गई ना। तो इन्हें समांतर माध्य कौन सी विधि से निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या नाम निकालोगा विचर का मध्य मान निकालना। मध्य मान निकालने के बाद में अपन आगे वाला निकालेंगे। अब अगले जो आते हैं स्थिति संबंधी माध्य हैं वो कौन से होते हैं माध्य की या माध्यिका और बहुपद। तो अब सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए कि माध्य किसको कहते हैं, माध्य की किसको कहा जाता है। तो माध्य किसको कहते हैं जो भी आपको कोई समूह दिया जाता है अर्थात जो आंकड़ों का समूह है तो उस आंकड़ों के समूह को आप या तो आरोही क्रम में लिखोगे या अवरोही क्रम में लिखोगे। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद में जो उनके बीच का आंकड़ा होगा बीच का आंकड़ा वही क्या कहलाएगा माध्य क्या माध्यिका कहलाएगा। जैसे आपके पास ये आंकड़े 3 7 9 0 4 8 7 5 10 ऐसे आंकड़े। तो आगे का आपको क्या बताना है वही व्यक्तिगत श्रेणी का यानी जब आपको केवल विषय दिए गए हो तो आप अपने क्या कहेंगे। आप सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम लिखो या अवरोही क्रम छोटे से बड़ा आरोही क्रम बड़े से छोटा दोनों में से कौन सा लिखना है। तो सबसे पहले अपन ने आरोही क्रम लिखा। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है
0 है, 0 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी और 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने से क्या हो गई? ऊपर वाले में कितने हो? 9 ये पूरे तो लिख दिए अपन। तो अब ये आरोही क्रम लिख लिया। अब ये आरोही क्रम में माध्य का मतलब क्या होता है? इसके जो बीज का मान है उसको जान लो। तो बीज का मान कौन है? 7। अब इनका जो यहाँ जो समूह आपको दिया गया है या आंकड़ों का जो समूह है उसका आपको माध्य पूछे कि माध्य कितना है, तो वो माध्य क्या होगा? 7। तो अब आपको समझ आएगा माध्य किसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे? किसी आंकड़ों के समूह, किसी आंकड़ों के समूह के आरोही या अवरोही क्रम के जो मध्य का मान होता है वो ही क्या कहलाता है? माध्यिक या माध्यिका कहलाता है। तो किसी आंकड़ों के समूह, तो आंकड़ों का समूह ये हो गया। अब ये क्या हो गया? उसका आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम के जो मध्य का आंकड़ा होता है, मध्य का आंकड़ा का जो मान होता है वो ही उस समूह का क्या कहलाता है? माध्यिक या माध्यिका कहलाती है। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास बहुलक। कहते हैं बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक में जैसे आप नाम है वैसे ही कोई भी आंकड़ों के समूह में जिसकी बहुलकता है, बहुलकता या अधिकता है, वो ही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाएगा। जैसे आप इसी जो आंकड़ों का समूह है उसमें बहुलकता किसकी है? 7 की। 7 ज्यादा बार है। अर्थात दूसरा ये कहता है कि आंकड़ों के समूह में जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, वो आंकड़ा ही उस समूह का क्या करेगा? बहुलक कहलाएगा। अर्थात दूसरे कहने पर इसी सबसे आप रखोगे किसी भी आंकड़े की बहुलकता अधिक बार आना, मतलब अधिक बार आने वाला जो आंकड़ा वो क्या करेगा? बहुलक कहलाएगा। अब कोई अपन है क्या इन दोनों को भी वो 3 श्रेणियों में बांट करके हल करेंगे। तो गणना किस श्रेणी में बांट करेंगे? पहले व्यक्तिगत श्रेणी में कि माध्य का व्यक्तिगत श्रेणी के बाद अपन पहले कैसे करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी का हो अर्थात वो क्या हो आपके पास? क्या हो आपके पास? प्रारंभिक आंकड़े दिए थे, प्रारंभिक आंकड़े अर्थात 30 से 1 आता है जब केवल आपको विचलन दिए गए हो, तो उसकी आपको माध्य ज्ञात करना हो या माध्य का ज्ञात करना हो तो कौन से सूत्र से ज्ञात करें? तो वो सूत्र क्या है? इनमें भी आपको जब 2 कंडीशन हो जाएगी। पहली कंडीशन है जब आपको जैसे मैंने आंकड़े यहाँ दिए गए थे वो कितने थे? 9 थे। कितने थे वो? 9 थे। तो 9 की अपन गिनती करेंगे। उसकी गिनती अगर इसमें आए विषम आए, इसमें आए विषम तब क्या होती है और सम आए तब क्या होती है? दोनों सूत्र जो लाइन में आए हुए हैं तो पहले क्या है? जब आंकड़ों की संख्या किसमें हो? विषम्य। तो फिर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? माध्य के बराबर n प्लस 1/2 में पद का मान जैसे आपने लिए थे वो कितने थे? 9 थे। कितने थे वो? तो यहाँ क्या मतलब है? उन्हें आंकड़ों की संख्या, तो समूह में आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ क्या लिखते हो? इसमें 9 + 1/2 लिख दिया। कितना हो गया? 10/2। तो आगे आ गया 5। तो अपन ने वो 7 कौन से नंबर पकड़ा था? 4 हिस्सा में जोड़ दिया, 4 से तो 5 का, तो 5 नंबर जो होगा वो क्या होगा? माध्य। और वही अगर अपन उसमें 9 करने का 11 कर लेते, कितने कर लेते? 11। तो 11 और आगे की संख्या होगी इसकी 10 हो गई। तो 4 के 5 दिए थे ना 0 3 4 5 बाद में 7 और फिर 8 9 10 ऐसे थी। अब उनमें एक और ऐड करिए अपन, जैसे यहाँ पर और करिए वो भी था। अब गिनती कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी होगी? 10। अब 10 किसमें आ गई? ये तो पहले 9 तो विषम में थी, 10 किसमें आ गई? सम में आ गई। तब आप अपन इस सूत्र से का प्रयोग करके वो निकल पाएंगे। तब उसका सूत्र हो जाएगा आगे इसका जो तब किसमें हुआ?
सम्य हो, इसमें आ रहे हो सम्य हो, तब उसका सूत्रीकरण किससे करेंगे अपन n/2 n/2 प्लस 1 पदों का मध्य। अब इसमें कितने हैं 10 है, तो यहाँ पे लिखोगे 10/2 प्लस 1 पदों का मध्यमान। अब 5 हुए, यहाँ 5 प्लस 1 पदों का मध्यमान। अब 5 हुए, लेकिन हो गया 6 पदों का मध्यमान। अब यहाँ पर चलो 5 और 6 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ तो दोनों 7 7 है, तो यहाँ 5 5 और कौन सा आया 7 है, 6 कौन सा आया 7 है। अब दोनों क्या करो, अगला नाम करेगा पदों का मध्यमान। तो कितने पद है यहाँ 2 है, और दोनों को मध्यमान को जोड़ोगे कितने के भाग कर दोगे 2 का भाग। और यहाँ पर कितना आ गया 14/2 बराबर 7। ठीक है, अगर ये 8 होता, जैसे 7 दो बार नहीं होता, 8 दो बार होता, ऐसे 8 8 होता, तब कितने आते हैं 7 + 8/2। अब 15/2 बराबर यहाँ क्या आता है 7.5 होता है। यहाँ दोनों बराबर आ गए वहाँ, लेकिन यहाँ अगर 8 दो बार होता तो यहाँ कितना देते हैं 7.5 होता। तो ये कब है जब आंकड़ों संख्या किसमें हो सामने। अब ये किसका निकालेंगे व्यक्तिगत से। अब ये दूसरा भाग बढ़ा था अपन असमूहित या व्यक्तिगत आंकड़ों का अपन निकालेंगे, तो तब उसमें माध्यक बराबर क्या सूत्र होगा, माध्यक बराबर n/2 से एक बड़ी CF के पदे के आंकड़े का मान या विचर का मान या आंकड़े का मान। तो वही बात पर जैसे पढ़ लेते ऐसे कि जैसे आप यहाँ है प्राप्तांक है, प्राप्तांक या छात्रों की संख्या। अब ऐसे क्या बनेगा, जैसे आप 5 नंबर प्राप्त करने वाले 3 है, 10 वाले 4 है, 15 नंबर प्राप्त करने वाले 5 है, 20 नंबर प्राप्त करने वाले 2 है। ऐसे आपको दे देती। अब है इसकी निकालना, आपको माध्य निकालना है। तो इसमें क्या है प्राप्तांक आपको कह देंगे विचर और उसकी बारंबारता दी गई। अब जो यहाँ विचर दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं वो समूह में है, तो किसमें है असमूहित। तो क्या है असमूहित बंटन या अवर्गीकृत बंटन का आपको क्या निकालना हो माध्य निकालना, तो इस सूत्र से। अब इस सूत्र से यहाँ जो CF आई, तो CF का मतलब है संचय बारंबारता, और वो संचय बारंबारता 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो संचय बारंबारता हम लोग क्या होता है पूरे बार, तो यहाँ 30 से क्या करोगे आप ऐसे CF नाम लिख लोगे, और जिसका एंडिंग क्या नाम है संचयी बारंबारता। संचयी, और वो बनती कैसे है, तो बनती ऐसे जो यहाँ संख्या हो तो यहाँ की ऐसे ऐसे लिखो। अब उसके बाद में इन दोनों का टोटल करो, इन्हें वो 7 वो यहाँ लिख दो, फिर यहाँ तक का टोटल कर लो, तो कितना हो गया वो 12 हो गया, तो वो यहाँ लिख दो, फिर यहाँ तक का टोटल कर लो, वो कितना हो गया 14 हो गया, तो अब ये जो इस प्रकार से करें वो संचय बारंबारता। अब दूसरा एक आ जाए 3 का 3, फिर ऐसे पीछे जोड़ते जाओ आगे जाए, तो 3 का 3 क्या है 3 है 4 7 7 और 5 12 12 और 2 14। इसको क्या कहेंगे संचयी बारंबारता। संचयी। अब ये संचयी बारंबारता में जो अंतिम जो मान है वो है n का मान, और n का मान उसमें याद रखना है सिग्मा है, सिग्मा है मतलब बारंबारताओं का टोटल। ये जो बारंबारता थी उसका टोटल यहाँ हो गया, टोटल यहाँ हो गया, लेकिन उसमें संचय बारंबारता आपको बनानी होगी। वो कैसे क्यों बनाएंगे तो आप देखोगे। तो यहाँ गिरा गया 14/2, इसका मान क्या लेगा 14/2। अब 14 में होगा आगे गिरा 7। अब इसके आगे ऊपर तो 7 से ठीक बड़ी CF के पद की विचर का मान, तो 7 से ठीक बड़ी कौन है 12। 7 से ठीक बड़ी कौन है 12। अब 12 के विचर कितना है 15।
तो एक ही माध्यिका या माध्यिक 15। तो इस प्रकार से हम समूह किया वर्गीकरण बारंबारता बंटन की अपने 9th में भी की थी, 9th में भी आता है प्रश्न अब भी। अब अगला जो आएगा वो 9th में नहीं था, तो वही हमें कौन सा आ गया वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण थी बारंबारता बंटन का। इसका निकालना आपको वर्गीकरण बारंबारता बंटन है, उसका अपन किस सूत्र से निकालते हैं, तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो उसमें पूरी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का अपन है माध्यिक ज्ञात करेंगे। तो माध्यिक का सूत्र क्या होगा, माध्यिक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस C अपॉन F इनटू H। ये सूत्र से क्या आगे ये सूत्र में कौन से प्रश्न करेंगे, जैसे आपको वो दे दिया वर्ग के नीचे ऐसे लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ क्या हो गया, ये वर्ग हो गया अर्थात वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण बारंबारता। अब आगे बारंबारता देगा से अब F के नीचे ऐसे दे दिया, ये 3 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 2 है, ये ऐसे आपको साइन दीजिए। अब इसका माध्यिक निकालना है, इस सूत्र से निकालो, सूत्र से निकालोगे इस सूत्र का प्रयोग करो। अब इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले इसे तो इसका माध्यिक का मान निकलेगा, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको माध्यिक वर्ग को निकालना है। इनमें ये देखेंगे माध्यिक वर्ग कौन सा, तो 12 ने जैसे लिखा था ना, तो वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, तो माध्यिक वर्ग ये पहले आपको ज्ञात करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, वही n बटा 2 से ठीक बड़ी CF के पद के वर्ग का मान। बात क्या लिखा था मैंने, इस तरह का मान, अब की बात क्या लिखा है वर्ग का मान। तो अब इसमें कोई CF बनाओगे, ऐसे CF तो CF 3 का 3 और 7 3 है 10 10 10 20 20 से 2 22 22 रहेगी 23, ये सेम। अब वही इसमें मान लिखोगे तो 23 बटा तो आगे होगी 11.2। अब 11.2 से बड़ा कौन है, 20 है, कौन है, अब 20 का आगे कौन सा आ गया, ये तो यहाँ ऐसे लिखो 20 से 30। तो पहले आपको चाहे माध्यिक इसका इस प्रकार का प्रश्न निकालना हो तो ये माध्यिक वर्ग निकालना हो, फिर इस सूत्र का प्रयोग करना। अब इस सूत्र में प्रत्येक का संकेत नंबर के n जो आपको दिख रहा है वो n यही अर्थात बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग जो आपने यहाँ लिया ना, किनारे का मान 23 लिया, तो वही 23। अब n का मतलब क्या है, n जो यहाँ पर है ये क्या है, माध्यिक वर्ग है, क्या है माध्यिक वर्ग। माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, कोई वर्ग की 2 सीमा होती है, पहली संख्या निम्न सीमा कहलाती है, दूसरी सीमा ऊपरी सीमा कहलाती है। उसमें ये जो 20 है वो है, तो n का मतलब क्या है, माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। अब उसके बाद में आता है c किसको कहेंगे, तो जो भी माध्यिक वर्ग है, तो यहाँ माध्यिक वर्ग है उसकी ऊपरी संचय बारंबारता, तो क्या कहेंगे c को माध्यिक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता। c का मतलब क्या है, माध्यिक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता। अब उसके बाद में s का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है, यहाँ जो भी वर्ग अंतराल है अर्थात 2 वर्गों के ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाओ, उसमें कितना बच रहा है वो सब में समान आएगा वो है। तो जैसे आप 20 में से 10 10, 10 में से 0 10, 30 में से 20 10, ये 10 है वो h का मान है। h का मतलब वो क्या है, यहाँ जो भी माध्यिक वर्ग है उसकी बारंबारता है, माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितनी है 10। इस प्रकार से संकेतों को याद रखोगे, बात पर गणना करेंगे, तो वो गणना आगे होगी अलग सवाल करके। आज के बाद में अगला आता है बहुलक। तो बहुलक का निर्माण है 3 तरह के प्रश्नों से करेंगे, कोई पहले व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात आपको केवल विचर दिए गए हो, जब केवल विचर दिए गए हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसे में आपको सूत्र ये होता है अधिकतम आवर्ती की विचर का मान
अतः उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा देख लो कि कौन सा आंकड़ा है। सूत्र तो क्या लिखोगे, बहुलक बराबर है अधिकतम आवर्ती के विचर का मान। अब इसमें देखोगे विचर देखोगे उसमें सबसे ज्यादा किसी आवर्ती किस हुई, इसका बहुलक हाँ, अतः निरीक्षण विधि से ही ये हो जाएगा। दूसरा ये असमूह का असमूह में निरीक्षण विधि हो जाएगा। जैसे आपके पास क्या है 0 है 3 है 5 है 7 है 9 है। अब ये तो क्या आ गया x का मान, आंकड़े का मान या विचर का मान या फ्रैक्शन का मान, और ये f का मान दे दिया 4 9 13 5 6। अब इसमें जो सूत्र रहेगा अतः ये क्या हो गया वर्गीकृत या असमूह पर, यानी बंटन का आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र होगा, बहुलक बराबर अधिकतम पारमार्थता के विचर का मान, बहुलक बराबर अधिकतम पारमार्थता के विचर का मान। अब इसमें देखो अधिकतम पारमार्थता कौन है, कौन सी अधिकतम पारमार्थता 13। अब 13 के विचर का मान क्या है 5 है। अब ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं इस प्रश्न का बहुलक है 5, बहुलक है 5। अब इसी प्रकार इस रूप में दिया गया है, इस रूप में आपको प्रश्न दिया जा रहा है। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न यहाँ आपको आएंगे। तो अब इसके रूप में आपको दिया गया है तो उसमें क्या करोगे आप, जब वो उसके तरह पहले बहुलक वर्ग निकालोगे, क्या निकालना आपको, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग का सूत्र वही है जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, क्या है कि अधिकतम पारमार्थता के विचर का मान पढ़ा था, वहां वर्ग का मान। तो अब इसमें वही देखोगे सबसे ज्यादा बार पारमार्थता कौन सी, तो सबसे ज्यादा बार पारमार्थता कौन सी हुई इसमें 10 है। तो क्या पढ़ते हैं अपने, यानी बहुलक वर्ग का सूत्र क्या होगा, अधिकतम पारमार्थता के वर्ग का मान। अधिकतम पारमार्थता यहाँ से लोग क्यों ने 10 है, 10 के वर्ग का मान कौन सा है 20 से 30। तो यहाँ बहुलक के वर्ग कौन सा हो गया 20 से 30 हो। सूत्र तो क्या हो गया इसका, बहुलक के वर्ग बराबर अधिकतम पारमार्थता के वर्ग का मान। अब अधिकतम बहुलक वर्ग कौन सा है 20 से 30। अब बहुलक का सूत्र क्या होगा, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये किसका होगा, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें भी वही संकेत देखो कि प्रत्येक संकेत का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो वही बात उसमें कहा माध्यमिक में, वैसे इसमें L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की ये तो निम्न सीमा आ रही है, ऊपरी सीमा। तो यहाँ निम्न सीमा मान कितना है 20, तो यहाँ L का मान 20। अब तीन ये आ रहे हैं F0 F1 F2, इनका मान देखोगे तो जो भी बहुलक है वह उस पर समझाओ कि इसमें जो ये है वो F1 है, अतः जो सब बहुलक वर्ग की पारमार्थता है, अतः जो सबसे बड़ी है वो कौन होता है F1, कौन है वो। अब इससे ऊपर वाला है वो F0 है ये, और इसके नीचे वाला है वो F2, अतः ये क्रमबद्ध रूप से होंगे। और क्रमबद्ध रूप से होंगे उसका मतलब पहला कौन से याद रखोगे, F1 कौन होता है बहुलक वर्ग की पारमार्थता। था यहाँ से जो सबसे बड़ा मान वो F1 होता है, उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, से नीचे वाला क्या हो जाएगा F2। और ये तीनों अर्थात वहां जैसे आप बने उसके सामने कितना रखोगे 10 रखोगे आप 10। फिर क्या है F0 कितना रखोगे 7, फिर वो F1 आएगा कितना रखोगे 2 गुना 10, 2 गुना 10। फिर F0 आ गया कितना रखोगे 7, फिर F2 आ गया कितना रखोगे 2। अब H वही बात है उसमें था वैसे यहाँ वहां माध्यमिक वर्ग का वर्ग था, यहाँ बहुलक वर्ग का वर्ग था, तो इसमें से इसको घटा बना रहा है 30 में से 20 घटाएगा है 10, वो यहाँ 10। इस प्रकार से इसकी अपन गणना करेंगे। तो ये सारे इसके क्या है सूत्र और उनके अनुप्रयोग कि अपन उसका कैसे प्रयोग करेंगे और हर को कितने भागों में बांट करेंगे, माने 3 भागों। पहली व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है समूह या वर्गीकृत, और तीसरी कौन सी होगी सामूहिक। तो इस प्रकार से